इस लेक्चर में कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि जजेस को अपॉइंट किया जाता है हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंट किया जाता है, और ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, और 3 जजेस केस क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड किया था इस कॉलेजियम को, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं इसमें, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड किया था। उसने रिकमेंडेशन दिया, सिफारिश दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट करने की। और किसको भेजते हैं सिफारिश? गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। वो सारा प्रोसीजर क्या है, पूरा प्रोसीजर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एक सिंगल रेजोल्यूशन में 3 वुमन का रिकमेंडेशन दिया है। 3 महिला जजों की रिकमेंडेशन दी है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए। ये पहली बार हुआ है अब तक कि एक साथ 3 जजेस को, जो वुमन हो, महिला हो, उनको जजेस बनाने का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने का रिकमेंडेशन दी हो। तो ये इस तरह से वुमन को हाईएस्ट जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन देने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? देखो, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करने का। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जजेस के, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट यानी कि उनकी नियुक्ति की जाती है, या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट, उसका एक सिस्टम है जिसे कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ये देखो, ना तो किसी पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई कानून बनाया एक्ट, और ना ही ये हमारे संविधान की किसी प्रोविजन में है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ना तो किसी कानून में है और ना किसी हमारे संविधान की धारा में है, प्रोविजन में, आर्टिकल में, किसी में भी नहीं है। तो फिर कहाँ से आया? ये सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट आए, कुछ वर्डिक्ट आए, फैसले, उनमें इवॉल्व हुआ है, उनके कारण ये आया है। कौन से वो केस हैं? ये 3 जजेस केस हैं। इसे बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। कैसे हुआ है? 3 जजेस केस हैं। उनमें पहला है फर्स्ट जजेस केस, जो 1981 में हुआ था। इसका नाम है एसपी गुप्ता केस, या बोल सकते हो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन इसे फेमस नाम से जानते हैं फर्स्ट जजेस केस 1981 का। इसमें डिक्लेयर किया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भी रिकमेंडेशन है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हीं को बोला जाता है, वो अगर सिफारिश करते हैं किसी जज के अपॉइंटमेंट की, तो वो प्राइमेसी होगी उसके फैसले की, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला ही माना जाएगा, या तो अपॉइंटमेंट में या ट्रांसफ़र में। किसी भी जज का, हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना है तो उसको ही माना जाएगा। लेकिन ये क्या है, अगर कोई रीजन है तो उसको रिफ्यूज भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट रिफ्यूज कर सकती है। लेकिन अगर ये कहा है कि इसमें एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दे दी जुडिशरी के ओवर। क्यों? क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार रिकमेंडेशन भेजी तो एग्जीक्यूटिव को भेजा, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को या ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्रेसिडेंट रिफ्यूज भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पावर प्राइमेसी किसको दे दी? एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो ये एग्जीक्यूटिव को इसमें प्राइमेसी दे दी जुडिशरी के ऊपर। ये सिर्फ 12 महीने तक चला। क्यों? क्योंकि मतलब 12 साल तक चला, 12 ईयर तक, क्योंकि 12 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आ गया। वो कब आया? पहला आया 1981 में, दूसरा जज केस आ गया, सेकंड जज केस बोलते हैं जिसे, 1993 में। इसका दूसरा नाम भी है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं सेकंड जज केस, जो 1993 का, डेट भी आपको याद रखनी है, ईयर इनके 1993 के। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसने कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। देखो, जब तक कॉलेजियम नहीं था, क्योंकि कॉलेजियम का क्या मतलब है, मतलब ग्रुप ऑफ जजेज होने चाहिए, जिसमें इसमें तो सिर्फ सीजीआई रिकमेंडेशन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीजीआई भेजेगा रिकमेंडेशन वो ही मानी जाएंगी। समझ रहे हो? यहाँ कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, ये आया बाद में। यहाँ पे सेकंड जज केस में यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम आया। यहाँ पे कहा, एक तो हमारे संविधान में जो कंसल्टेशन लिखा हुआ है कि ये क्या है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज जब अपॉइंटमेंट करेगा, नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, तो कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज से, सीजीआई से, या फिर हाई कोर्ट के जज से, सीजीआई से। वो कैसे कैसे करता देखेंगे, लेकिन वहाँ हमारे संविधान में कंसल्टेशन लिखा हुआ था। वर्ड कंसल्टेशन का मतलब है सहमति लेनी, अनुमति, मतलब उनसे कंसल्ट करना, डिस्कस करना, एक तरह से कंसल्ट का मतलब डिस्कस होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, यहाँ कंसल्टेशन का मतलब है कनकरेंस, यानी कि सहमति, यानी कि रियल में मतलब होगा कि जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजेआई से या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से या किसी जजेस से,
तो उसका मतलब होगा कंकरेंस यानी कि सहमति, यानी कि इसमें दो बदलाव किए गए सेकंड जज केस में। एक तो ये जो पहले सिंगल जज देता था रिकमेंडेशन, वो कर दिया कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि सीजेआई होंगे और सीजेआई किससे कंसल्ट करेंगे, दो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये रिकमेंडेशन देंगे किसको, गवर्नमेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे। और प्रेसिडेंट की क्या है, बाध्यकारी है सीजेआई की रिकमेंडेशन, यानी कि बाउंड होंगे। एक बार रिकमेंडेशन दे दी सीजेआई ने, वो बाध्यकारी होगी, यानी कि कैसी होगी, कनकरेंस होगी, उनकी सहमति होगी, प्रेसिडेंट को साइन करने होंगे। क्योंकि पहले क्या था, फर्स्ट जज केस में एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट मना कर सकते थे, रिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन इस केस में बोल दिया कि नहीं, अब रिफ्यूज नहीं कर सकते। जो सीजेआई और टू सीनियर मोस्ट जज ने बोल दिया, ये हो गई कॉलेजियम, ये ही माना जाएगा फैसला, उसी जज को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर आया तीसरा जज केस, जिसे बोलते हैं थर्ड जज केस 1998 का। देखो ये एक ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, मतलब एक राय थी, लेकिन इसको केस की तरह मान लिया गया, जिसे फेमस नाम से जानते हैं थर्ड जज केस के नाम से 1998 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो भाई साहब, जो हमारा आर्टिकल 143 है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट का दायरा बढ़ाया गया, और इसमें एक तो प्रेसिडेंट का दायरा बढ़ाया गया कि पहले था कि सीजेआई ने जो रिकमेंडेशन दे दी वो बाइंडिंग है, लेकिन इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई या जो टू सीनियर मोस्ट जज का कॉलिजम था इसको एक्सपेंड कर दिया। अब टू नहीं होंगे, अब चार जज होंगे, चार सीनियर मोस्ट जज, मतलब जो भी बड़े जज होंगे, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे चार सुप्रीम कोर्ट के वो, और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रिकमेंड करेंगे ट्रांसफ़र के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या है, एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं कि एक बार सीजेआई और ये चार सीनियर मोस्ट जज ने जो फैसला भेजा प्रेसिडेंट के पास, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर दोबारा से सेम नाम अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जज ने दोबारा से रिकमेंडेशन दी, तो फिर प्रेसिडेंट उसे मना नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक बार मौका दे दिया रिजेक्ट करने का प्रेसिडेंट को। तो अब तक वही सिस्टम चलता आ रहा हमारे इंडिया में कि कितने होंगे कॉलेजियम सिस्टम में जज, सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज, जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, समझ रहे हो, या ट्रांसफ़र करना है, समझ रहे हो। ट्रांसफ़र तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र तो करेंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही इंडिया में, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करेंगे, उसका अलग से है प्रोसीजर, वो सारा पढ़ेंगे अभी हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम 5 मेंबर का बना दिया, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये कॉलेजियम को हेड कौन करेगा, खुद सीजेआई करेंगे, और अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे जो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। एक अगर मान लो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा, वो से कौन लीड करेंगे, उसे लीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करना है तो वो, या अपॉइंटमेंट का भेजना है, जैसे मान लो भाई साहब हाई कोर्ट के जज को, मतलब जज अपॉइंट करने, कोई जज की वैकेंसी है तो हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करने हैं, तो उसके लिए हाई कोर्ट के जज जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस हाई कोर्ट के, जैसे मान लो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में करना है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होंगे उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो ये हाई कोर्ट की कॉलेजियम होगी। ये नेम रिकमेंड करेगी अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन हाई कोर्ट की कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन की है, ये गवर्नमेंट को जाने से पहले सीजेआई अप्रूवल करेंगे। सीजेआई का मतलब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो करेंगे। और चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस कॉलेजियम वही चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस वो करेंगे। मतलब डायरेक्टली ये गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट के पास। अगर हाई कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन किया सिफारिश, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम उसे वेरीफाई करेगी, तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यानी कि जो जज हैं हायर जुडिशरी के, वो अपॉइंट किए जाएंगे ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। और एक बात और जान लो, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही ऐसा सिस्टम है कि जज अपॉइंट देमसेल्फ, कि जज खुद को ही अपॉइंट करते हैं अपना। देखो जज ही तो भेजते हैं जज को अपॉइंट करने का रिकमेंडेशन, और एक बार प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो दोबारा भेज देंगे वही नेम, फिर प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा, समझ गए। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है भाई साहब, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, जो भी सलाह देते हैं उसकी एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जज का अपॉइंटमेंट होता है और ट्रांसफ़र होता है हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम का जो रोल है, तो गवर्नमेंट का रोल क्या है, सिर्फ तभी आता है जब कॉलेजियम सिस्टम नाम सजेस्ट करता है। रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय कॉलेजियम। जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम या हाई कोर्ट का कॉलेजियम दे देगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम डिसाइड कर लेगा, उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आता है डिसाइड करने का कि किस जज को अपॉइंट किया जाए।
समझ गए, ये लाइन याद रखनी है। गवर्नमेंट का रोल कब आता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बाद। अब गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड है, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी क्या है, इंक्वायरी कंडक्ट कराई जा सकती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। जो आईबी है ना, आईबी, वो देख सकती है जिस जज को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसका कैसा बिहेवियर है, कंडक्ट कैसा है, ये इंक्वायरी कर सकती है सीक्रेटली। और आईबी आप सब लोग जानते हो क्या है, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, समझ रहे हो। और किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्री है उसके अंडर काम करती है आईबी। ये क्वेश्चन रेज कर सकती है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है अगर डाउट है किसी जज के बिहेवियर के बारे में। तो कॉलेजियम की जो भी चॉइस है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉलेजियम की चॉइस भेजी है, क्वेश्चन रेज कर सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम ने दोबारा रीट्रेट, दोबारा वही नाम दोबारा सजेस्ट कर दिए, मतलब इसने आईबी ने क्वेश्चन रेज किए कि भाई साहब इनके बिहेवियर पे कुछ परेशानी है, वो प्रेसिडेंट को कहेगी आईबी, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर कहेगा प्रेसिडेंट को, मतलब आईबी कहेगी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर वापस भेज देंगे नाम। लेकिन अगर दोबारा फिर भेज दिए कॉलेजियम ने रीट्रेट, दोबारा वही नाम सजेस्ट कर दिए, तो फिर गवर्नमेंट बाउंड है, फिर प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो नाम भेजे सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने। तो अब ये प्रोसीजर क्या है, पूरा प्रोसीजर डिटेल में जानते हैं एक बार। ये तो हमने ओवरऑल पढ़ा, डिटेल में सिर्फ थोड़ा ही समय लगेगा। तो प्रोसीजर क्या क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, पहले पढ़ते हैं सीजेआई का, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि पूरे देश के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, सीजेआई को, या अदर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। जब सीजेआई को करना है तो वो क्या है, जो भी आउट गोइंग सीजेआई होता है, मान लो जो अभी सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर होने से पहले दूसरे नए सीजेआई का नाम सजेस्ट करके जाते हैं कि ये होंगे, क्योंकि वो पहले कॉलेजियम बना लेते हैं। सीजेआई मान लो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, तो पहले महीने से, उस महीने से पहले ही कॉलेजियम बैठ जाएगी सीजेआई की, और कुछ 4 सीनियर मोस्ट जजेस की, वो नेम सजेस्ट करेंगे अगले सीजेआई कौन होगा। फिर गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजेंगे, और फिर वो जो ऊपर हमने प्रोसीजर डिस्कस किया उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा भेजेंगे वही नेम, दोबारा भेज दिया सेम नेम, तो फिर वो कर देते हैं उनको अपॉइंट, समझ रहे हो। अगर रिजेक्ट नहीं किया पहली बार में अपॉइंट कर दिया तो अपॉइंट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस में ये सीनियोरिटी देखी जाती है, सीनियर मोस्ट जज कौन है उनको ही सीजेआई नेक्स्ट सीजेआई अपॉइंट करते हैं। जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है, मतलब जो इसको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा साल से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में काम कर रहा है, उसको सीनियोरिटी के बेस पे सजेस्ट करते हैं। और ये एक बार 1970s में ये उल्लंघन किया गया था इस नियम का, कि सीनियोरिटी के बेस पे सीजेआई को अपॉइंट करते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम में। लेकिन उसके बाद से ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है ये नियम, कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको ही किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के और जज को कैसे अपॉइंट करते हैं, ये तो सीजेआई को अपॉइंट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के और जज को अपॉइंट करना है तो क्या करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रपोजल, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज को अपॉइंट करना है तो सीजेआई इनिशिएट करेंगे, इन प्रपोजल को स्टार्ट करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट का सिस्टम कॉलेजियम के द्वारा। अब सीजेआई कंसल्ट कर सकते हैं कॉलेजियम से, कॉलेजियम के जो मेंबर है 4 सीनियर मोस्ट जज, या कोई और सीनियर मोस्ट जज है किसी हाई कोर्ट का। मान लो अगर हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है जज का, तो उस हाई कोर्ट के किसी जज से कंसल्ट कर सकते हैं और रिकमेंडेशन भेज सकते हैं उस पर्सन के बिलोंग। और जो भी कंसल्टी हैं उनका रिकॉर्ड राइटिंग में लिया जाएगा। जैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिससे कंसल्ट किया है वो राइटिंग में अपना डिसीजन देंगे कि मेरा ये राय है, अपनी राय राइटिंग में देंगे, लिखित रूप में। और कॉलेजियम फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज और सीनियर मोस्ट जज हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज, ये कॉलेजियम भेज देगा रिकमेंडेशन। किसको भेजेगा ये कॉलेजियम रिकमेंडेशन, लॉ मिनिस्टर को, जो मिनिस्टर ऑफ लॉ, कैबिनेट लॉ मिनिस्टर होते हैं हमारे, उनको भेजेगा, मतलब जो सेंटर के लॉ मिनिस्टर होते हैं उनको रिकमेंडेशन देगा। और लॉ मिनिस्टर भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट कर सकते हैं। उनके पास एक टाइम होता है रिजेक्ट करने का, अगर रिजेक्ट नहीं किया तो अपॉइंट कर सकते हैं। ये तो होता है सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने का तरीका। और इसमें क्या है, जब ये क्या है, ये अपॉइंट करते हैं सीजीआई को, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को जब अपॉइंट करते हैं, यानी कि हमारे देश के सीजीआई को प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से किसी भी जज से, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से जिससे वो नेसेसरी समझे, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि डिस्टिंग्विश जज होना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है। मतलब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है, वो डिस्टिंग कैटेगरी का, मतलब अलग डिस्टिंग्विश जज होना चाहिए, अलग बिल्कुल, और सीनियोरिटी होनी चाहिए और अलग क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट का सीजे यानी कि चीफ जस्टिस बनने के लायक है। अब आती है बात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की। इनको अपॉइंट करते हैं, इनको जो भी मान लो
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, इनको एक पॉलिसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो भी मान लो चीफ जस्टिस हैं फ्रॉम द आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब ऐसे जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है कि जैसे मान लो एमपी में बनाया जा रहा है किसी जज को चीफ जस्टिस एमपी के हाई कोर्ट का, तो वो एमपी के आदमी नहीं होने चाहिए, वो दूसरे स्टेट से आने चाहिए जज, समझ रहे हो, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो उसको कॉलेजियम पहले बैठती है, कॉलेजियम हमने ऊपर डिस्कस किया, कॉलेजियम बैठती है, फिर वो डिसीजन को भेजती है आगे। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको रिकमेंडेशन कौन करता है, सीजे, मतलब कॉलेजियम करती है, जिसमें सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। यह हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज थे, जब हाई कोर्ट के जज को करेंगे तो सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। लेकिन ये प्रपोजल इनिशिएट किया जा सकता है किसके द्वारा, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उसके द्वारा भी। हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कर सकते हैं, समझ गए। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब एक कॉलेजियम बनाएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, हाई कोर्ट में अपॉइंट करना जजेस को। लेकिन ये रिकमेंडेशन पहले भेजी जाती है किसके पास, पहले भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास, फिर वो भेजते हैं किसको, जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब पहले ये कॉलेजियम किसको भेजते हैं, पहले भेजते हैं ये जो हाई कोर्ट की कॉलेजियम हो गई, ये भेजेगी पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और 2 सीनियर मोस्ट की कॉलेजियम भेजेगी चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगी गवर्नर को, और गवर्नर भेजेगा लॉ मिनिस्टर को, समझ रहे हो। लेकिन उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है वो भी वेरीफाई करता है, वो कहाँ करता है देखेंगे अभी हम। तो ये देखो, जैसे मान लो यहीं पे समझ लो, इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कॉलेजियम बैठी, और इसने रिकमेंडेशन दी चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे उस स्टेट के राज्य के गवर्नर को, और गवर्नर भेजेंगे लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर भेजेंगे, फिर वही प्रोसीजर चल जाएगा, क्योंकि लॉ मिनिस्टर भेजेंगे किसको, प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का, अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ही, स्टेट का कोई रोल नहीं होता, बस ये भेजते रहते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, गवर्नर यूनियन लॉ मिनिस्टर को। लेकिन ऐसा होता है जब ये हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र का आता है बात, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज वेरीफाई करते हैं, वो कहाँ करते हैं आगे देखेंगे। लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम के कुछ क्रिटिसिज्म में बुराई है, वो क्या है, एक तो ओपेकनेस नहीं है, यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस है। ओपेकनेस का मतलब है इनट्रांसपेरेंट, मतलब कौन से जजेस को किस आधार पे आप कर रहे हो, ये नहीं पूरा उसमें नहीं होता, मतलब पूरा नहीं बताया जाता, डिफाइन नहीं किया जाता, अनक्लियर सिस्टम है, ओपेकनेस है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर नेपोटिज्म, जब भी मान लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है तो भाई भतीजावाद देखने को मिल सकता है। नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद, यानी कि फेवर कर सकते हैं अपने, मान लो अपना कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो जज फेवर कर सकते हैं उसको अपॉइंट करने के। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक कंट्रोवर्सी, तो ये पब्लिक कंट्रोवर्सी में भी आता है कि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं लगता है किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जज को रिकमेंडेशन किया है। नेक्स्ट है ओवरलुक सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट, अब ये सीनियरिटी के आधार पे करते हैं, मतलब कुछ ऐसे जूनियर जज होते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, तो उनके टैलेंट को ओवरलुक किया जाता है, मतलब उन्हें देखा ही नहीं जाता कि इनको भी अपॉइंट किया जाता है, बस सीनियरिटी के बेस पे किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं। अब कौन कौन से अपॉइंट करने के लिए, अपॉइंटिंग सिस्टम में कौन कौन से रिफॉर्म करने के लिए कौन कौन से अटेम्प्ट किए गए हैं सुधार करने के लिए। एक तो देखो 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में 2015 में इसको स्टक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया, इस अमेंडमेंट को ही कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया 99 वाले को, 99 वाले को। तो ये क्यों कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी, उसको क्या है काउंटर करता है भाई साहब, तो इसलिए इसको हम स्टक डाउन करते हैं। और इसी को 2015 के जज को 4 जजेज केस के नाम से भी जाना जाता है, फोर्थ जजेज केस, जो 3 जज केस हमने ऊपर पढ़े, इसको 4th जजेज केस के नाम से भी जाना जाता है। और रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हमारे संविधान में कौन कौन सी धाराएं हैं इनके लिए, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के लिए। देखो आर्टिकल 124 क्लास 2 ये कहता है हमारे संविधान का कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, और जजेस क्या है कंसल्ट कर सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस से, और हाई कोर्ट के जजेस से भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जिससे भी वो नेसेसरी समझे, अपॉइंटमेंट करेंगे जब, मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से कर सकते हैं कंसल्ट, सहमति ले सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज से। आर्टिकल 217 मतलब आर्टिकल 217 ये कहता है 217 कि हाई कोर्ट के जज को जब अपॉइंट करना तो वो भी प्रेसिडेंट करेंगे। इस केस में वो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और गवर्नर ऑफ स्टेट के जो राज्यपाल हैं उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जो बाकी के जज हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जब चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे तो सीजेआई और गवर्नर से करेंगे कंसल्ट। और जब हाई कोर्ट के जज के अलावा दूसरे, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा दूसरे जज को अपॉइंट करना है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उससे भी कंसल्ट करेंगे। वे फॉरवर्ड में क्या है भाई साहब, मतलब आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो एक तो ये भाई साहब, जो हाई कोर्ट में इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी रहते हैं, पहले तो उन्हें फिलिंग अप करो कैसे भी, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन निकालो, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ इनको, और एडिक्वेट सेफ गार्ड दो ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो जुडिशरी की प्राइमेसी तो दो लेकिन जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी को नहीं दो, यानी कि ऐसा नहीं है कि जुडिशियल को ही सारी पावर हो अपॉइंटमेंट करने की, ये सब कुछ करने की, और जब भी डिसाइड करे जुडिशरी की प्राइमेसी रखो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, प्राइमरी रहे, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस इंश्योर करो और डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेज आने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के आने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से हों तो डाइवर्सिटी हो, ताकि एक तरह से सारी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा सके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। नेक्स्ट है कि जो ये नंबर ऑफ जजेस सिलेक्ट करते हैं, जब भी कॉलेजियम सिस्टम नंबर ऑफ जज भेजता है, एक जज का नाम भेजता है कि इस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दो। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे आप प्रेसिडेंट को एक पैनल भेजो, मतलब कि 2-3 नाम भेजो और उनमें से प्रेसिडेंट डिसाइड करे कि किसको प्रेसिडेंट, मतलब किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे चीफ जस्टिस, किसको बनाएंगे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये सारा सिस्टम था भाई साहब, इसमें यही था लेक्चर में।